लास्ट वीडियो में हमने रेटिनोस्कोपी का पार्ट 1 कवर किया था। आज हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप रूम लाइट्स को ऑफ या डिम कर दें। उसके बाद आपने पेशेंट को 1 आर्म लेंथ की डिस्टेंस पे बिठाना है और रेटिनोस्कोप को ऑन करना है। जब रेटिनोस्कोप ऑन हो जाए तो पेशेंट की आई में लाइट को थ्रो करें। प्यूपिल के अंदर आपको एक रिफ्लेक्स नजर आएगा। आपने देखना है कि वो जो रेड रिफ्लेक्स है वो किस डायरेक्शन में मूव करता है जब आप रेटिनोस्कोप को मूव करते हैं। ठीक है, अगर वो रिफ्लेक्स रेटिनोस्कोप की डायरेक्शन के साथ साथ मूव कर रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में रेटिनोस्कोप मूव कर रही है रिफ्लेक्स भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं विद रिफ्लेक्स। ठीक है, सपोज ये प्यूपिल है हमारा। ठीक है, हमने रेटिनोस्कोप की स्ट्रीक जो है वो प्यूपिल में थ्रो की है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो रेटिनोस्कोप है अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो प्यूपिल के अंदर का जो रिफ्लेक्स होगा वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड विद रिफ्लेक्स। इसके बाद दूसरी टाइप का रिफ्लेक्स होता है जिसको हम कहते हैं अगेंस्ट रिफ्लेक्स। अगेंस्ट रिफ्लेक्स में अब क्या होता है, सपोज दिस इज प्यूपिल। ठीक है, ये प्यूपिल है और हमने जो है वो रेटिनोस्कोपी की स्ट्रीक पेशेंट की आई में थ्रो की है। अब सपोज ये रेटिनोस्कोप को हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन प्यूपिल के अंदर का जो रिफ्लेक्स है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं अगेंस्ट रिफ्लेक्स। अब आपने सबसे पहले ये रिफ्लेक्स पेशेंट की आई में नोट करना होता है कि जब आप रेटिनोस्कोप से लाइट थ्रो करते हो तो पेशेंट की आई में कौन सा रिफ्लेक्स आपको नजर आता है। उसके अलावा एक तीसरा पॉइंट होता है जिसमें आपको ना तो विद रिफ्लेक्स नजर आता है ना ही अगेंस्ट रिफ्लेक्स नजर आता है, बल्कि एक होल इल्यूमिनेटेड एरिया नजर आता है जिसको हम कहते हैं फुल ग्लो। ठीक है, एक इस तरह का रिफ्लेक्स आपको नजर आ सकता है। तो ये 3 रिफ्लेक्स आपने पहले याद रखने हैं। रेटिनोस्कोप से जब लाइट थ्रो करेंगे तो आपने इन 3 रिफ्लेक्सेस में से रिफ्लेक्स को नोट करना है कि पेशेंट की आई में आपको कौन सा रिफ्लेक्स नजर आता है। सपोज आपको विद रिफ्लेक्स नजर आता है तो विद रिफ्लेक्स की केस में आपने पॉजिटिव लेंस उठाना है, प्लस लेंस उठाना है, जिसको हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर आपको अगेंस्ट रिफ्लेक्स नजर आता है तो अगेंस्ट रिफ्लेक्स की केस में आपने माइनस लेंस उठाना है जो कि कनकेव लेंस कहलाता है। ठीक है, विद रिफ्लेक्स सपोज मूवमेंट आ रही थी, आपने प्लस लेंस उठाया। प्लस लेंस उठाने के बाद आपने रेटिनोस्कोप को मूव करते गए और उस पॉइंट तक आपने लेंसेज को चेंज करते रहना है जब तक आपकी मूवमेंट इस ग्लो तक नहीं पहुंचती। यानी कि विद मूवमेंट आपको शो होती रहेगी, आप लेंस उठाते जाएंगे, विद मूवमेंट ही शो होगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो मूवमेंट जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी और आपको फुल फंडस ग्लो नजर आएगा। उस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ठीक है, अब अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट की समझ नहीं आ रही तो आप जो है वो इसी तरह लेंस को ट्राई करेंगे। वो पॉइंट जिस पे मूवमेंट पहले विद आ रही थी और उसके बाद जो है वो अगले पॉइंट पे मूवमेंट अगेंस्ट हो जाती है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं रिवर्सल पॉइंट। और ये रिवर्सल पॉइंट होता है, ये आपको इंडिकेशन देता है कि इससे पिछले वाला पॉइंट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है। ठीक है, तो आपने इस तरह से याद रखना है। दूसरी चीज अगेंस्ट रिफ्लेक्स में भी सेम इसी तरह से है कि आपने रिफ्लेक्स देखा पेशेंट की आई में, रेटिनोस्कोप से लाइट थ्रो करके आपको अगेंस्ट रिफ्लेक्स नजर आया। अब अगेंस्ट रिफ्लेक्स को आपने क्या करना है, आपने माइनस का लेंस उठाना है और माइनस के लेंस को लगाते जाना है जब तक वो मूवमेंट बिल्कुल फुल फंडस ग्लो में कन्वर्ट नहीं हो जाती। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रही कि मूवमेंट स्टॉप हो गई है या नहीं हो गई है तो आपने क्या करना है, रिवर्सल पॉइंट को नोट करना है। वो पॉइंट जहां तक मूवमेंट अगेंस्ट जो हो रही होगी, एक पॉइंट आएगा जब मूवमेंट विद पे चली जाएगी। ठीक है, अगेंस्ट के फौरन बाद अगर विद पे जाती है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं रिवर्सल पॉइंट। अब वो आपने यहां से ये नोट करना है कि इस रिवर्सल पॉइंट से पिछला पॉइंट ही हमारा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है, यानी उस पॉइंट पे फुल फंडस ग्लो है। उसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट आपने याद रखना है, जैसे ही आप न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के करीब जाते हैं तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, ब्राइटनेस भी ज्यादा हो जाएगी रिफ्लेक्स की, और रिफ्लेक्स की विड्थ भी ज्यादा हो जाएगी। यानी पहले नैरो होगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते होते वाइड होती जाएगी। उसके बाद एक पॉइंट आएगा जब वो बिल्कुल फुल जो प्यूपिल है वो इल्यूमिनेट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं फुल फंडस ग्लो। ठीक है, और अगेंस्ट में भी इसी तरह से होगा। जैसे जैसे आप न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के नजदीक जाएंगे क्या होगा कि जो स्पीड होगी वो तेज होगी, ब्राइटनेस तेज होगी और विड्थ भी रिफ्लेक्स की ज्यादा होती जाएगी। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के नजदीक जा रहे हैं। अब आपको विद रिफ्लेक्स का भी पता चल गया, अगेंस्ट रिफ्लेक्स का भी पता चल गया, ये भी पता चल गया कि विद रिफ्लेक्स में कौन सा लेंस उठाना है, अगेंस्ट रिफ्लेक्स में कौन सा लेंस उठाना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करते हैं तो आपने 2 मेरिडियंस पे करनी होती है। एक होती है वर्टिकल मेरिडियन और दूसरी होती है जी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन।
सपोज रेटिनोस्कोप की स्ट्रीक इस तरह से है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप रेटिनोस्कोप को इस तरह से मूव कर रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो रीडिंग होगी, स्ट्रीक वर्टिकल है, आप रेटिनोस्कोप को हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो, तो आपके पास जो रीडिंग आएगी उसको आपने हॉरिजॉन्टल वाले मेरिडियन पे लिखना है, ठीक है। इसी तरह अब स्ट्रीक हॉरिजॉन्टल है लेकिन आप उसको मूव जो है वो वर्टिकली कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो आपने उस वाले मेरिडियन पे जो है वो रीडिंग लिखनी है। अब हम रेटिनोस्कोपी की कुछ कैलकुलेशंस को देख लेते हैं। सपोज हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे एक वैल्यू आती है जिसको हम कहते हैं 3। पेशेंट की आई में हमने लाइट थ्रो की, लाइट थ्रो करने पे हमें विद रिफ्लेक्स मिला, विद रिफ्लेक्स मिलने पे हमने प्लस लेंस उठाया और हम प्लस लेंस को ट्राई करते गए, +3 पे जाके वो रिफ्लेक्स न्यूट्रल हो गया। इसी तरह वर्टिकल मेरिडियन पे सबसे पहले रिफ्लेक्स देखा, रिफ्लेक्स हमें जी विद मिला, हमने जो है प्लस के लेंस ट्राई करना स्टार्ट कर दिए और +2 पे जाके जी वो रिफ्लेक्स फुल ग्लो में चेंज हो गया। तो वर्टिकल मेरिडियन पे हमारा जी न्यूट्रलाइजेशन का पॉइंट आता है +2, हॉरिजॉन्टल पे हमारा न्यूट्रलाइजेशन का पॉइंट आता है +3। अब हमने इसको क्या करना है, इसकी कैलकुलेशंस करनी है। तो हम इसकी कैलकुलेशंस किस तरह से करते हैं, सबसे पहले स्फीयर फाइंड करना होता है, ठीक है। स्फीयर के बाद हमने फाइंड करना होता है सिलेंडर और सिलेंडर के बाद हमने देखना होता है एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज और बता देती हूँ। जिस तरह पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स को यूज करते हैं, हमने अगर साइक्लोप्लीजिया यूज किया हुआ है, साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स यूज किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल हमने साइक्लोपिन को यूज किया है, तो उसका जो टोनिक अलायंस होता है वो होता है जी 0.5 और हमारा जो वर्किंग डिस्टेंस होता है, जो हमने 1 आर्म लेंथ कहा था, वो ऑलमोस्ट 1.5 डायोप्टर होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे हमारे पास वैल्यू आई है +3, वर्टिकल मेरिडियन पे हमारे पास वैल्यू आई है +2। इन दोनों वैल्यूज में से मैं एक को फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करती हूँ और दूसरी वैल्यू को मैं सेकेंड वैल्यू कंसीडर करती हूँ, ठीक है। अब मैंने स्फेरिकल नंबर किस तरह फाइंड करना है, फर्स्ट वैल्यू माइनस वर्किंग डिस्टेंस माइनस टोनिक अलायंस, ठीक है। यानी फर्स्ट वैल्यू में से आपने वर्किंग डिस्टेंस को भी माइनस करना है और टोनिक अलायंस को भी माइनस करना है। तो इस कंडीशन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है जी +3 माइनस वर्किंग डिस्टेंस हमारे पास कितना होता है +1.5 डायोप्टर। इसी तरह हमारे पास टोनिक अलायंस, हमने साइक्लोपिन को यूज किया हुआ है, तो साइक्लोपिन की केस में हमारे पास टोनिक अलायंस होता है +0.50। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि साइक्लोपिन की केस में हमारे पास टोनिक अलायंस होता है +0.50। उसके अलावा एट्रोपिन की केस में +1 होता है टोनिक अलायंस। होम एट्रोपिन की केस में हमारे पास +0.5 या फिर +0.75 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो भी साइक्लोप्लेजिक ड्रग यूज किया है आपने उसका टोनिक अलायंस यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। हमने साइक्लोपिन यूज किया तो मैंने साइक्लोपिन का टोनिक अलायंस +0.5 यहाँ मेंशन कर दिया। अब हम इसको अलजेब्रिकली ऐड करते हैं, +3 प्लस माइनस -1.5 प्लस माइनस -0.5 और आगे नीचे अगले स्टेप में क्या होगा, +3 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और +2 हो जाएगा, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आता है तो वो माइनस का ही लगेगा। तो अब हम इनको अलजेब्रिकली ऐड कर लेते हैं, +3 - 2, तो हमारे पास आंसर आता है जी +1 डायोप्टर स्फेयर। ये हमारे पास हो गया स्फेरिकल। उसके बाद आता है सिलेंड्रिकल नंबर। तो सिलेंडर निकालने के लिए हम यूज करते हैं ये फार्मूला, सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। हमारे पास सेकेंड वैल्यू है +2 और हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है +3। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वैल्यू +2 माइनस फर्स्ट वैल्यू +3, तो हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, अलजेब्रिकली इसको ऐड करेंगे, +2 प्लस माइनस -3, तो हमारे पास कितना आता है +-1 डायोप्टर सिलेंडर। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल वैल्यू आ गई। उसके बाद हम देखते हैं जी एक्सिस। तो एक्सिस जो होता है वो हमेशा फर्स्ट वैल्यू का होता है, ऑफ फर्स्ट वैल्यू का होता है। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है जी एट 180 डिग्री पे, तो हमारे पास जो एक्सिस आता है वो 180 डिग्री एक्सिस आएगा। अब हम फाइनल प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं जो हमने इस रेटिनोस्कोपी से निकाली है। फाइनल प्रिस्क्रिप्शन, सबसे पहले हम स्फेरिकल कंपोनेंट लिखते हैं जो कि हमारे पास है +1, ये हमने निकाला। उसके बाद हमने सिलेंड्रिकल कंपोनेंट निकाला -1। उसके बाद हमने एक्सिस देखा 180 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हमने इसको फाइनल प्रिस्क्रिप्शन की फॉर्म में बना लिया है। अब ये हमारे पास 180 डिग्री मेरिडियन के फॉर्म में आ रहा है, हम इसको ट्रांसपोज करके 90 के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना होता है, ट्रांसपोजिशन में हमने स्फीयर को और सिलेंडर को अलजेब्रिकली ऐड करना होता है।
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास स्फीयर आ जाएगा प्लेनो। उसके बाद जो सिलेंडर हम फाइंड करते हैं उसमें हम सिलेंडर का साइन चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास -1 है, हम इसे +1 कर देंगे और एक्सिस को 90 डिग्री अपार्ट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। अब एक्सिस के लिए यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, अगर आपके पास लेस देन 90 है तो आप ऐड 90 करेंगे, अगर ग्रेटर देन 90 है तो आपने क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है 90 को। इस तरह से करके आपने ट्रांसपोजिशन को करना होता है। ठीक है, आप अगर इतना लंबा स्टेप नहीं करना चाहते तो आप सिंपली आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट वैल्यू में से वर्किंग डिस्टेंस और टॉनिक अलायंस को माइनस करना होता है, तो हम किस तरह कर सकते हैं, हमने सिंपली वर्किंग डिस्टेंस और टॉनिक अलायंस दोनों को फर्स्ट वैल्यू में से माइनस करना होता है। तो अगर हम वर्किंग डिस्टेंस और टॉनिक अलायंस दोनों को ऐड कर लें, जो कि प्रेजेंट केस में है +1.5 हमारे पास वर्किंग डिस्टेंस है, टॉनिक अलायंस हमारे पास +0.5 है, तो ये क्या बन जाएगा +2। तो हम सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू माइनस +2 कर लेंगे, इस तरह से हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास +3 है, -2 आ जाएगा, तो हमारे पास +1 आंसर आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई स्टेप है, अगर आप पूरी डिटेल में करना चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल करना चाहते हैं तो आप सिंपल भी कर सकते हैं। जिस तरह ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, दो तरह की मेरिडियन पे आप रीडिंग्स नोट करते हैं, इसी तरह आपकी मेरिडियन थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है। लाइक ओब्लिक मेरिडियन की केस में भी हो सकती है 45 135 पे भी हो सकती है, या फिर किसी और एंगल पे भी ये मेरिडियन हो सकती है। लेकिन आपने ये चीज याद रखनी है कि ये दोनों जो मेरिडियंस होंगी ये 90 डिग्री अपार्ट होंगी, यानी इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का डिफरेंस होगा। जिस तरह 180 और 90 के दरमियान ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो इनके दरमियान 90 डिग्री का डिफरेंस है। इसी तरह 45 और 135 या कोई भी और एंगल, दो एंगल्स जो होंगे उनमें डिफरेंस 90 डिग्री का ही आएगा, वो दोनों 90 डिग्री अपार्ट होंगे। ठीक है, इस तरह से भी आपको वैल्यू दी जा सकती है। सपोज अब आपके 45 वाले एंगल पे आपकी मेरिडियन न्यूट्रलाइज हुई है +4 पे, और 135 वाले मेरिडियन पे आपकी मेरिडियन न्यूट्रलाइज हुई है +2 पे। तो अब आपने यहां से वैल्यू कैसे निकालनी है प्रेस्क्रिप्शन की, तो सिंपली हम इसको फर्स्ट वैल्यू ले रहे हैं 45 वाले को, और इसको हम सेकंड वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू में 2 को माइनस कर देना होता है, जिसमें वर्किंग डिस्टेंस और साइक्लोपीन का इफेक्ट एडेड है। +4 - 2, तो हमारे पास आएगा +2 स्फेरिकल। इसी तरह सिलेंड्रिकल हमने कैसे निकालना है, ये हमने सेकंड वैल्यू है, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करेंगे 2 - 4, तो -2 इज आवर सिलेंडर, और हमारा एक्सिस क्या आता है फर्स्ट वैल्यू का, दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, सपोज मैंने इसको ट्रांसपोज करना है, तो ये फिर आ जाएगा जी प्लेनो, दोनों को अलजेब्रिकली ऐड किया तो प्लेनो आ गया, सिलेंडर का साइन चेंज किया तो +2 हो गया, और एक्सिस को 90 डिग्री आपने अपार्ट मूव करना है। ठीक है, तो वो आ जाता है जी 135। ठीक है, यहाँ पे एक रूल आपने याद रखना है कि अगर एक्सिस जो है वो लेस देन 90 डिग्री है तो आपने 90 मजीद ऐड करना है उसमें। ठीक है, ऐड 90 मोर। ठीक है, और अगर जो है वो ग्रेटर देन 90 है तो आपने क्या करना है, 90 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 90। सपोज 90 से कम एक्सिस हैं, लाइक 45 है, तो मैंने 90 मजीद ऐड करना है। जब मैं इसमें 90 ऐड करूंगी तो 135 बन जाएगा। इसी तरह अगर 90 से ज्यादा है, 135 है, तो इसमें से मैं 90 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास 45 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने याद रखना है। मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे आपको या तो विद रिफ्लेक्स मिलेगा या फिर अगेंस्ट रिफ्लेक्स मिलेगा। ठीक है, या फिर कोई रिफ्लेक्स नहीं मिलेगा। विद रिफ्लेक्स देखने पे आपके माइंड में 3 चीजें आएंगी, या तो पेशेंट की आई इमेट्रोपिक है। इमेट्रोपिक आई कौन सी होती है कि जिसमें किसी किस्म का कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल आई। उसके अलावा आपके माइंड में दूसरी बात ये होगी विद रिफ्लेक्स की केस में कि पेशेंट की आई मायोपिक होगी लेस देन वर्किंग डिस्टेंस। वर्किंग डिस्टेंस कितना था, 1.5 डायोप्टर था, यानी 1.5 डायोप्टर से कम नंबर का मायोपिया हो सकता है अगर विद रिफ्लेक्स आपको नजर आ रहा है। उसके अलावा तीसरी कंडीशन आपके माइंड में ये आएगी विद रिफ्लेक्स को देख के कि पेशेंट की आई जो है वो हाइपरोपिक है। ठीक है, ये 3 बातें आपके माइंड में आनी चाहिए जब आपको विद रिफ्लेक्स मिलता है। ठीक है, ये फिर बाद में आगे फाइनल आपको तभी पता चलेगा कि पेशेंट क्या इमेट्रोपिक है, मायोपिक है, हाइपरोपिक है, जब आप इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको अगेंस्ट रिफ्लेक्स मिला है, ठीक है, अगेंस्ट रिफ्लेक्स की केस में आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात आएगी कि पेशेंट की आई मायोपिक है ग्रेटर देन वर्किंग डिस्टेंस।
ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगर आपने रेटिनोस्कोपी पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है, यानी आपको रेटिनोस्कोपी के बेसिक्स नहीं पता है, तो आप पहले रेटिनोस्कोपी पार्ट 1 की वीडियो देखें, उसके बाद आप कैलकुलेशन वाली ये वाली वीडियो देखें। ठीक है, मैं रेटिनोस्कोपी पार्ट 1 वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और एंड स्क्रीन पे भी छोड़ दूंगी, आप कहीं से भी देख सकते हैं। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको कोई वैल्यू मिली हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऑप्टोमेट्री और आई केयर से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।